बेसिक्स ऑफ ईसीटी। तो जैसा कि नाम है इसका इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, तो इसका नाम यही क्यों रखा गया? और कुछ भी तो रख सकते थे। फ्रेंड, सबसे पहली बात है कि जब लोग साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो एक साइंटिस्ट था, सबसे पहले। उसका नाम सिंपली पैरासेल्सस था। क्या था? पैरासेल्सस। कहानी ध्यान से सुना, पैरासेल्सस। एक नई बात बता रहा हूं आपको। इस साइंटिस्ट का नाम पैरासेल्सस था। इन्होंने सबसे पहले कैम्फर ऑयल को यूज करके और किसी व्यक्ति के अंदर कन्वर्जन पैदा किए। क्या पैदा किए? कन्वर्जन पैदा किए। क्या यूज किया इन्होंने? लेकिन कैम्फर ऑयल, कैम्फर ऑयल का यूज करके, और एक क्लाइंट में, मेंटल डिसऑर्डर वाले क्लाइंट के अंदर इन्होंने कन्वर्जन पैदा किए। और कन्वर्जन पैदा होने के कारण इन्होंने इंप्रूवमेंट देखा उसके अंदर कि यार पिछली तुलना में उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। ये जो कैम्फर ऑयल दिया जाता था ये ऑरली यूज किया जाता था, और धीरे धीरे उसको ऐसा करने से कन्वर्जन आते हैं। कैम्फर ऑयल यूज किया जाता है, कन्वर्जन आते हैं, और उसके स्वास्थ्य में ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट नोटिस किए जाने लगे। तो फ्रेंड्स, ये एक डिस्कशन का मुद्दा बन गया कि यार ऐसा कैसे होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि मेंटल डिसऑर्डर्स में कन्वर्जन के द्वारा इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। जब किसी के अंदर कन्वर्जन या सीजर प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो मेंटली डिसऑर्डर्ड क्लाइंट है उसके अंदर कन्वर्जन या सीजर प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो दोस्तों उसका जो इम्बैलेंस्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो सब वापस से नॉर्मलाइज हो जाते हैं, और इसीलिए ग्रेजुअली उस पेशेंट के अंदर ईसीटी के कारण इंप्रूवमेंट्स आने लग जाते हैं। तो सिंपली फिर इस पर रिसर्च होने लगी, और फिर दो साइंटिस्ट आए। 1938 की बात है। कब की? 1938 की बात है। और दो साइंटिस्ट आए। पहले का नाम था बेनी, एंड दूसरे का नाम था कार्लेटी। क्या नाम था दोस्तों? अरे बोलो मेरे बब्बर शेरों, क्या क्या नाम था? बेनी और कार्लेटी। बेनी और कार्लेटी ने अपना काम किया 1938 में। कब किया? 1938 में। कौन थे ये दोनों? ये दोनों सब इटालियन थे। इटालियन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट थे ये। इटालियन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। क्या थे ये? इटालियन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट थे, बेनी और कार्लेटी। क्लियर? इन्होंने अपना काम करना शुरू करा, और इन्होंने क्या देखा ये बात आपको मैं समझाऊंगा। तो बेनी और कार्लेटी, इटालियन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, इन्होंने रोम के अंदर अपना काम किया। कहां पर? रोम में। एक जगह का नाम है रोम, आप तो जानते होंगे। रोम में अपना वर्क किया, और इन्होंने देखा कि यार इलेक्ट्रिक करंट की वजह से सीजर प्रोड्यूस होते हैं, और इन सीजर प्रोड्यूस, कन्वर्जन प्रोड्यूस होने के बाद में इससे पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आया है। तो सबसे पहले यदि अगर एग्जाम में कभी कभार अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि फर्स्ट टाइम ईसीटी किसने यूज किया था, तो फर्स्ट टाइम ईसीटी used by the Bini and Carletti was the Italian neuropsychiatrist in 1938 in Rome to treat the। अब आती है बात, सबसे पहले ईसीटी कौन से डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज किया था? तो प्यारे दोस्तों याद रखना, सबसे पहले ईसीटी दिया गया था डिल्यूशन को ट्रीट करने के लिए। किसको ट्रीट करने के लिए? डिल्यूशन को ट्रीट करने के लिए ईसीटी यूज किया गया था। ओके, बोलो भाई।
सबसे पहले ईसीटी यूज किया गया था डिल्यूशन को ट्रीट करने के लिए। कब किया था? 1938 में। किसने किया था? बेनी एंड कार्लेटी ने। कहां पर हुआ था सबसे पहले? रोम में। ये साइंटिस्ट कहां के थे? ये इटली के थे। ईसीटी से पहले सीजर प्रोड्यूस करने में क्या यूज करते थे? कैम्फर ऑयल यूज किया जाता था। कैम्फर ऑयल को किस रूट से यूज किया जाता था? ऑरली रूट से यूज किया जाता था। साइंटिस्ट का नाम क्या था? पैरासेल्सस था, जिसने सबसे पहले ही इस कंसेप्ट के बारे में सोचा था। तो सबसे पहली सोच जिसके माइंड में आई थी इसके बारे में, उसका नाम पैरासेल्सस था। क्या था दोस्त? पैरासेल्सस। तो ये है ईसीटी का इतिहास। अब हमने क्या बोला आपसे कि समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस द कन्वर्जन जनरलाइज्ड सीजर या जनरल कन्वर्जन इन द बॉडी, दिस इज द ईसीटी। तो सिंपली हम जानते हैं कि कन्वर्जन जब किसी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं तो इससे क्या होता है, जो इम्बैलेंस्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन के, वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, और नॉर्मलाइज होने से उसका जो मेंटल हेल्थ है वो धीरे 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 इंप्रूव होने लग जाता है। अब आती है बात कि ईसीटी जो है वो किस टाइप की थेरेपी है। क्या ये साइकोथेरेपी है? क्या ये सोमैटिक थेरेपी है? तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन कभी एग्जाम के अंदर आता है तो ईसीटी एक सोमैटिक या फिर फिजिकल थेरेपी है। क्या है दोस्त? ना ये ड्रग थेरेपी है, ना ये साइकोथेरेपी है, अरे ये तो है सोमैटिक थेरेपी। क्या है दोस्त? सोमैटिक थेरेपी है। क्या है ये? सोमैटिक या फिजिकल थेरेपी है। अब आएगी बात इसके अंदर करंट की। किसकी बात कर रहा हूं? अब ध्यान से सुनना। ईसीटी में करंट के बारे में बात करते हैं। करंट कितना यूज करते हैं? तो दोस्त, ईसीटी के अंदर जो मिनिमम करंट का वोल्टेज रखा जाता है, मिनिमम 90 और मैक्सिमम 150 वोल्ट का करंट इसके अंदर यूज किया जाता है। यदि एग्जाम अगर कभी पूछता है सब एवरेज बताइएगा, तो एवरेज 90 वोल्ट यूज किए जाते हैं। अरे सॉरी यार, एवरेज एवरेज 110 यूज किए जाते हैं। 110 वोल्ट। तो ये तो हुआ करंट का वोल्टेज। अब यदि करंट का अमाउंट पूछा जाए तो मिनिमम 200 और मैक्सिमम 1600 मिली एम्पियर का करंट यूज किया जा सकता है। ओके दोस्त, तो मिनिमम 200 और मैक्सिमम 1600 एम्पियर का करंट इसके अंदर हम यूज करते हैं। क्लियर? तो याद रखना, 90 से लेकर 150 वोल्ट तक का करंट यूज किया जा सकता है। अमाउंट कितना रखना है? मिनिमम 200, मैक्सिमम 1600 एम्पियर करंट विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द एक्यूरेट कन्वर्जन इन द ब्रेन। अब देखिएगा क्या हो सकता है, यदि अगर आप करंट के ये पैरामीटर ये वाले पैरामीटर यूज नहीं करते हो और लो करंट यूज करते हो या प्रॉपर अप्रोप्रिएट करंट का अमाउंट यूज नहीं करते हो, तो पेशेंट को एक साइड इफेक्ट इसकी वजह से हो सकता है। उसको हो सकता है सब शॉक। ये क्या होगा? अगर मान लो प्रॉपर शॉक नहीं लगाओगे आप, तो क्या होगा? सब शॉक होगा, और इससे पेशेंट को जो कन्वर्जन है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट कन्वर्जन प्रोड्यूस नहीं होंगे। अप्रोप्रिएट जनरलाइज्ड सीजर या जनरलाइज्ड कन्वर्जन प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि फुल इसका रिजल्ट प्राप्त करने के लिए बेस्ट रिजल्ट तभी मिलेगा जब करंट का अमाउंट अप्रोप्रिएट होगा। अंडरस्टैंड गाइस? याद रखिएगा, तो करंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है। सेकेंड थिंग दैट, अब आती है बात कि इतने करंट का जो हम करंट ईसीटी में पेशेंट को हम एडमिनिस्टर करेंगे वो कितने सेकंड के लिए। तो सेकंड थिंग इज दैट टाइम। कितने सेकंड के लिए ये करंट दिया जाता है? तो इस करंट को मिनिमम 0.1 सेकेंड और मैक्सिमम
1 सेकेंड के लिए यूज किया जाता है। याद रखना दोस्त, 1 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं यूज करना है। तो मैक्सिमम जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन का समय होता है वो 0.1 सेकेंड से लेकर के मैक्सिमम 1 सेकेंड तक, बस इतने समय के लिए पेशेंट को करंट के इलेक्ट्रोड्स टच किए जाते हैं और हटा लिए जाते हैं। बोलो भाई। अब यदि एवरेज कहा जाए तो इसका एवरेज जवाब देना है 0.6 सेकेंड। जैसे ही करंट एडमिनिस्टर करते हैं तो इससे प्रोड्यूस होते हैं जनरलाइज्ड कन्वर्जन। पूरी बॉडी में एक साथ कन्वर्जन प्रोड्यूस होना जनरलाइज्ड कन्वर्जन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरलाइज्ड कन्वर्जन्स। जनरलाइज्ड कन्वर्जन्स स्ट्रॉन्ग पैदा होने चाहिए, परफेक्ट पैदा होने चाहिए, तभी जाकर के हम मानते हैं उसको इफेक्टिव ईसीटी। यदि कभी एग्जाम क्वेश्चन करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इंडिकेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ईसीटी, तो ईसीटी की इफेक्टिवनेस को जानने के लिए आपको जवाब देना है स्ट्रेंथ ऑफ कन्वर्जन्स प्रोड्यूस्ड। क्या आंसर करेंगे हम बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ कन्वर्जन्स प्रोड्यूस्ड। तो दिस इज इंडिकेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ईसीटी। अब हम जानते हैं कि जनरलाइज्ड कन्वर्जन जब पूरी बॉडी में होते हैं तो किस तरह से होते हैं? तो दो फेजेस में होते हैं दोस्त, कन्वर्जन के दो फेजेस। सबसे फर्स्ट फेज होता है टॉनिक फेज जिसमें मसल टोन बढ़ जाता है, और सेकंड फेज होता है क्लोनिक फेज जिसमें मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और एकदम ट्रेमलिंग करने लगते हैं। तो टॉनिक फेज का ड्यूरेशन 10 सेकंड के लिए होना चाहिए। ड्यूरेशन बहुत मैटर करते हैं। इससे कम ड्यूरेशन के लिए अगर सीजर प्रोड्यूस हुए हैं तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है। मींस आपने जो ईसीटी यूज किया है, जो आपने सेशन यूज किया है ईसीटी का, जो आपने कंप्लीट किया है, वो इफेक्टिव नहीं है। तो कम से कम टॉनिक फेज 10 सेकंड का हो और क्रोनिक फेज होना चाहिए 25 से 30 सेकंड तक के लिए, तभी जाकर के हम आपने जो ईसीटी डिलीवर किया है पेशेंट को उसको इफेक्टिव मानेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, बात समझ में आ गई है। इनसफिशियंट करंट यूज करोगे तो सब शॉक होगा। वो क्या होगा? सब शॉक। सिंपली अब हमने कहा है कि 10 सेकेंड और 25 सेकेंड के लिए दोनों फेजेस होनी चाहिए। यदि दोनों फेजेस इससे ज्यादा हैं तो मींस द करंट वॉल्यूम इज सफिशिएंट एंड द ईसीटी इज वेरी इफेक्टिव। अंडरस्टैंड? बोलो भाई, क्लियर है? मैं ड्यूटी की है साइकियाट्रिक में, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अंडरस्टैंड? अब आती है बात कि ईसीटी के कितने सेशन होने चाहिए। ईसीटी के कितने सेशन होने चाहिए? तो एक तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि मोस्टली क्लाइंट्स कितनी ईसीटी की जरूरत पड़ती है। तो मोस्टली केसेस में हमें पेशेंट्स को 6 से लेकर के 12 ईसीटी देना होता है। कितने दोस्त? 6 से 12 ईसीटी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है ये वाला। दूसरी बात होती है कि यदि अगर पेशेंट मेजर डिप्रेशन का है तो उसको एक वीक में कितने ईसीटी दिए जाने चाहिए? तो 2 से 3 ईसीटी पर वीक दैट आर इफेक्टिव फॉर द क्लाइंट। याद रखना। तो ये काफी सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस थे ईसीटी से रिलेटेड, जिनके बारे में डिस्कस करना काफी आवश्यक था। बोलो यार। अब जो ईसीटी में हम कहते हैं कि जो ईसीटी तभी इफेक्टिव आएगा जब ये डीप ब्रेन की स्ट्रक्चर्स तक करंट जाएगा। डीप ब्रेन स्ट्रक्चर्स तक करंट जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? सिंपली हम कहें दोस्तों, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सब थैलेमस तक भी करंट का इफेक्ट होना चाहिए, तब जाकर के ईसीटी, बेसल गैंग्लियन तक होना चाहिए, तब जाकर के ईसीटी इफेक्टिव होगा। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि सिंपली क्या, अब पूछे कि मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर ईसीटी, तो आप क्या जवाब दोगे? बताइए, आंसर दीजिए। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर ईसीटी, जवाब दीजिए। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर ईसीटी।
सीवियर मेजर डिप्रेशन, क्या दोस्त, मेजर डिप्रेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछें। एक क्वेश्चन हम लिखेंगे अभी आपके यहाँ बोर्ड पे, आप उसको जवाब देना। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब आप सबका। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी, क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी। ऑप्शन नंबर 1, जवाब दीजिए। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। पहला ऑप्शन रेट्रोग्रेड एमनेसिया, सेकंड ऑप्शन एंटेरोग्रेड एमनेसिया, थर्ड ऑप्शन डिप्रेशन और एपिलेप्सी, और फोर्थ ऑप्शन इज डिप्रेशन। जवाब दीजिए। तो दोस्त वेरी गुड, शाबाश। ईसीटी की वजह से जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, आपको जवाब देना है एब्सोल्यूट या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो क्या होता है, रेट्रोग्रेड एमनेसिया। रेट्रोग्रेड एमनेसिया यानी कि पुरानी याददाश्त, पास्ट की, रेट्रो मीन्स पहले की, जो ऑलरेडी रिटेंड है ब्रेन के अंदर, ऑलरेडी रिटेंड मेमोरीज को भूल जाना, दैट इज द रेट्रोग्रेड एमनेसिया। तो जस्ट forgetting of the past memories, this is the retrograde amnesia। अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ईसीटी। अब जवाब दीजिए आप, व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ईसीटी, अब जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए, अगर ये एम्स के अंदर आता है, दिल्ली एम्स के अंदर, तो आप क्या करोगे। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ईसीटी, इंक्रीज्ड आईसीपी ऑप्शन में नहीं है। देखो ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन आपके पास आया है डायबिटिक रेटिनोपैथी, दूसरा ऑप्शन आपके पास आया है पेरीफेरल न्यूरोपैथी, थर्ड ऑप्शन आपके पास आया है ब्रेन ट्यूमर, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास आया है दोस्त नन ऑफ दी अबो। अब जवाब दो, अब जवाब दीजिए। ये चारों ऑप्शन है आपके पास। वेरी गुड, शाबाश। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्रेन ट्यूमर हम कह रहे हैं, यही सही आंसर है। अंडरस्टैंड, ब्रेन ट्यूमर अगर एग्जाम में लिखा हुआ आता है तो सीधा सीधा सा इसका मतलब है, अगर ब्रेन ट्यूमर है तो इंक्रीज्ड आईसीपी भी बड़ा होगा, यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बड़ा हुआ होगा। दैट इज अंडरस्टेबल, ये अंडरस्टूड है
कि आईसीपी भी इस पैसेट का बड़ा होगा। तो कभी कभार एग्जामिनर हमसे इस क्वेश्चन को इस ऑप्शन के साथ पूछता है और कभी कभार इस क्वेश्चन को एग्जामिनर हमसे इस ऑप्शन के साथ पूछेगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए, आपको इस क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है और आपको इसमें 1 मार्क्स डेफिनेटली आपको प्राप्त करना है। जरूर से जरूर आपका ये सही जाना चाहिए। बोलो भाई, बात समझ गए ना सब लोग? बात समझे या नहीं समझे? इंक्रीज्ड आईसीपी, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? इंक्रीज्ड आईसीपी। इसके अलावा अदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होते हैं? जैसे एन्यूरिज्म है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हेमरेज है, सेरिब्रल हेमरेज, एमआई है, सीएचएफ है, हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी है, पेसमेकर है बॉडी के अंदर, तो आप नहीं करेंगे, राइट? पेसमेकर लगा हुआ है, प्रेगनेंसी है, एमआई है, सीएचएफ है, या फिर सिंपली हम कहें तो फ्रैक्चर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या ब्रेन का हेमरेज है, या ब्रेन के अंदर सेरिब्रल एन्यूरिज्म है। तो दीज आर द अदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस इन केस ऑफ द ईसीटी। क्लियर हो गई ये बात? अब आती है बात साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन में भी आपको यही जवाब देना है, रेट्रोग्रेड एमनेसिया। अब आती है बच्चे, यदि कभी कभार पूछ लिया जाए मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्टेलिटी रेट, तो ईसीटी की वजह से मॉर्टेलिटी रेट यदि अगर हमसे कहा जाए मृत्यु दर, तो जनरली याद रखना 1 लाख में से मुश्किल से 2 क्लाइंट्स की डेथ कभी कभार होती है। तो बहुत ही कम मॉर्टेलिटी इसकी वजह से होती है। तो 2 क्लाइंट्स आउट ऑफ 1 लाख, 1 लाख में से लगभग 2 पेशेंट्स की डेथ होती है। ये एक जनरल सा फिगर है मॉर्टेलिटी रेट को लेकर के। समझ गए यहां तक? अब आती है दोस्त ईसीटी के जो है टाइप्स। ईसीटी कितने टाइप्स का होता है? तो ईसीटी 2 टाइप्स का होता है। सिंपली हम एक तो कह रहे हैं डायरेक्ट ईसीटी। कौन सा ईसीटी? डायरेक्ट ईसीटी। अब दूसरा ये नहीं होता है कि इनडायरेक्ट ईसीटी ये नहीं होता है। दूसरा ईसीटी इसको अपग्रेड करके और बनाया गया, इसको अपग्रेड करके बनाया गया, तो इसलिए उसका नाम रखा गया मॉडिफाइड एसीटी। क्या कहा गया दोस्त? मॉडिफाइड एसीटी। तो 2 टाइप्स के एसीटी होते हैं, 2 टाइप से एसीटी किए जाते हैं, डायरेक्ट एसीटी, मॉडिफाइड एसीटी। डायरेक्ट एसीटी के अंदर ओनली करंट डिलीवर किया जाता था। क्या क्या? ओनली करंट, प्लस इसके साथ साथ सक्सेनाइल कोलिन, सक्सेनाइल कोलिन तो यूज किया करते थे, यानी कि सिक्रेशंस को रिड्यूस करने वाली एंटी सिक्रेटिव मेडिसिन सक्सेनाइल कोलिन यूज करते थे। तो ये दोनों यूज किया जाता था किसके लिए? किस केस में? डायरेक्ट एसीटी के केस में। डायरेक्ट ईसीटी इज नॉट यूजिंग इन द करंट ट्रेंड। करंट ट्रेंड में इस ईसीटी को यूज नहीं किया जाता है आजकल। अब करंट ट्रेंड में डायरेक्ट ईसीटी को यूज नहीं किया जाता है। अंडरस्टैंड? सिंपली अब हमारे पास इसको हमने मॉडिफाई किया, और क्योंकि कहीं ऐसा होता था कि जब हम डायरेक्ट करंट यूज करते थे, तो डायरेक्ट करंट यूज करने से क्या होता था दोस्तों, कई पेशेंट्स को जॉ का डिसलोकेशन हो जाता था, कहीं को टेम्पोरल फ्रैक्चर हो जाता था। तो फ्रैक्चर होते थे और डिसलोकेशन होते थे, और ऐसे जो कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से होते थे वो बहुत ही घातक होते थे। इसलिए हमने इसको धीरे धीरे थोड़ा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके और एक नया ईसीटी का जन्म हुआ जिसको बोला गया मॉडिफाइड ईसीटी। तो मॉडिफाइड ईसीटी में क्या क्या नया अपग्रेडेशन हुआ? तो ये फॉर्मूला तो सेम था टोटल, ये दोनों चीजें तो करंट और सक्सेनाइल कोलिन यानी एंटी सिक्रेटरी ये तो यूज करते ही थे। इसके साथ साथ 2 बातें और ऐड हो गई, प्लस हो गई। एक हम यूज करने लगे ईसीटी के समय जनरल एनेस्थेसिया, और दूसरा हम यूज करने लगे दोस्त जनरल एनेस्थेसिया के साथ मसल रिलैक्सेंट। क्या यूज करने लगे? मसल रिलैक्सेंट। अंडरस्टैंड? ये यूज करने लगे, और इस
जब जनरल एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट के साथ में जब ईसीटी का इलेक्ट्रिक करंट डिलीवर किया जाता है तो उसको कहा गया दोस्त मॉडिफाइड ईसीटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है? बोलो भाई। एट्रोपिन भी यूज करते हैं। ओके, तो देखिए बात समझ गए। तो इसे क्या कहा गया? मॉडिफाइड ईसीटी। ओके, अब आती है बात जनरल एनेस्थीसिया में यूज किया जाने वाला मोस्ट कॉमन एजेंट। जनरल एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाने वाला मोस्ट कॉमन एजेंट कौन सा होता है? तो आपको प्रोपोफोल, कीटामिन, थायोपेंटोन या मेथोहेक्सिटॉल, क्या आंसर देंगे आप? पहला ऑप्शन जैसे आपके पास आया है प्रोपोफोल, दूसरा थायोपेंटोन, मेथोट्रेक्सेट और मेथोहेक्सिटॉल। मेथोहेक्सिटॉल। तो याद रखना दोस्त। और कीटामिन एक और ऑप्शन में होगा, कीटामिन। तो कौन सा एजेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द जनरल एनेस्थेसिया? जनरल एनेस्थेसिया इन द क्लाइंट विद द अंडरगॉन ईसीटी। तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। आप सब जो आंसर कर रहे हैं वो मुझे पूरा पक्का पता था कि यही होगा, फिर आप एम्स को दोष दोगे यार उसने क्या करा। तो याद रखना दोस्त, मेथोहेक्सिटॉल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एजेंट। कौन सा एजेंट यूज किया जाता है? मेथोहेक्सिटॉल। याद रखना आप, मेथोहेक्सिटॉल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एजेंट टू प्रोड्यूस जनरल एनेस्थेसिया इन द पेशेंट अंडरगॉन ईसीटी, जिसको ईसीटी किया जाना है। अब आगे से याद रखना, थायोपेंटोन जवाब नहीं देना है। ओके, बात समझ गए। अब आती है बात ईसीटी में इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट का तरीके के आधार पर ईसीटी का टाइप। ईसीटी कितने टाइप्स के होते हैं? तो आइए जानते हैं। अब हम बात करेंगे ईसीटी में इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के आधार पर ईसीटी के टाइप। तो दोस्त ईसीटी अगेन हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। जब इलेक्ट्रोड्स ओनली एक ही साइड यूज किया जाए तो उसको हम कहते हैं यूनिलैटरल ईसीटी। when the current delivered on the only one side of the frontotemporal lobe। ओके, फ्रंटोटेम्पोरल लॉब। तो आपको जवाब में क्या देना है? यूनिलैटरल और बाइलैटरल। दो प्रकार का ईसीटी होता है, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के लिए आप जान लीजिएगा इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट का लैंडमार्क। तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के लिए हम लैंडमार्क डिसाइड करेंगे। तो ये जस्ट आउटर कैंथस ऑफ द आई, outer canthus of the eye to the tragus of the ear. You will draw a imaginary line. You will draw a imaginary line between the outer canthus of the eye and tragus of the ear. ईयर के ट्रेगस और आई के आउटर कैंथस के बीच एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके इससे 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर अबो imaginary line draw between the outer canthus of eye and tragus of ear। दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिएगा। फिर इससे 1 इंच, 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर, दोनों तरह से याद रखना, किसी भी तरह से एग्जाम पूछ सकता है। 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर अबो। So just you will need to draw an imaginary line between the outer canthus of the eye and tragus of the ear, and just draw an imaginary line and just above the 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर। कितना भाई? 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर। जवाब दो, इमेजिनरी लाइन से कितना ऊपर? इमेजिनरी लाइन से कितना ऊपर? 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर अबो द इमेजिनरी लाइन। इस एरिया को, जहां पर ये जो लाइन ड्रॉ किया इससे 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, यहां पर आएगा। अब जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया आया है, इस एरिया का नाम है दोस्तों
फ्रंटोटेम्पोरल, फ्रंटोटेम्पोरल। तो यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो आप ऐसे बता दोगे, आपसे पूछता है कितना ऊपर तो आप ये वाला आंसर कर दोगे, आपसे कहता है कौन से रीजन में तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, फ्रंटोटेम्पोरल। अब यदि अगर सिंगल यूनिलैटरल ईसीटी है तो आंसर आएगा ओनली फ्रंटोटेम्पोरल, लेकिन बाईलैटरल ईसीटी है तो आंसर आएगा बाई फ्रंटोटेम्पोरल, बाई फ्रंटोटेम्पोरल। क्या जवाब दोगे? बाई फ्रंटोटेम्पोरल। ओके, बोलो भाई, फ्रंटोटेम्पोरल। अब ये जो है अब नहीं यूज किया जाता है, करंट ट्रेंड में बायलैटरल ईसीटी यूज करते हैं, दैट इज वेरी इफेक्टिव। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सा ईसीटी है? बायलैटरल। तो ये था ईसीटी से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती रहती है। अब मैं बढ़ रहा हूं प्रोसीजर की ओर। अब हम पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी इज अ फिजिकल थेरेपी, तो हमने कहा था यहां से पहला क्वेश्चन आएगा फिजिकल या सोमैटिक, in which is an application of electric current to the temporal region of the brain to produce a grand mal type of seizure for bringing about therapeutic efforts। तो ग्रैंड मेल या जनरलाइज सीजर, टॉनिक क्लॉनिक फेज वाले सीजर। ओके, आफ्टर दैट व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द ईसीटी? यदि कहा जाए दोस्त आपसे कि एब्सोल्यूट इंडिकेशंस क्या होते हैं, तो सबसे पहला एब्सोल्यूट इंडिकेशन मोस्ट कॉमन मेजर डिप्रेशन। यदि मेजर डिप्रेशन ऑप्शन में नहीं होगा तो सेकेंड इन्वोल्यूशनल मेलेंकोलिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर द ईसीटी। देन साइजोफ्रेनिया ऑल्सो, मैनिया और पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज ऑल्सो। तो सिंपली अगर आपसे सीधा सा क्वेश्चन किया जाए तो डिप्रेशन, या फिर स्पेसिफिक कहा जाए तो मेजर डिप्रेशन और इन्वोल्यूशनल मेलेंकोलिया, सिजोफ्रेनिया, मैनिया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन देखिए, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सा जवाब देंगे? अभी मैंने जो क्वेश्चन किया था आपसे वो यहीं से पूछा था, इंक्रीज्ड आईसीपी। अब अगर आपको इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से लैंग्वेज मॉडिफाई करके यूज कर लिया जाए तो याद रखना इसकी जगह कैसे क्या क्या यूज किया जा सकता है। ब्रेन ट्यूमर कह सकता है एग्जामिनर, ब्रेन कैंसर कह सकता है, या फिर आपसे हेड इंजरी भी कह सकता है, क्योंकि तीनों ही कंडीशंस ऐसी हैं जो आईसीपी को बढ़ाती है। ओके, फिर मायोकार्डियल इंफाक्शन, सेरिब्रल हेमरेज, ग्लूकोमा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, प्रेगनेंसी, इन कंडीशंस में ईसीटी आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हो पेशेंट को ईसीटी। बोलो भाई, अरे भाई बोलो, क्या क्लास लाइक नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग? लाइक कर दो यार, कर दो प्यारे बच्चों, कर दो कर दो। इन कंडीशंस में हम ईसीटी एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। व्हाट आर्टिकल्स वी नीड? जब हम ईसीटी किसी क्लाइंट को डिलीवर करने जा रहे हैं, एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, तो उन कंडीशंस में कौन कौन से आर्टिकल्स की आवश्यकता होती है? अच्छा, आप में से ऐप रेटिंग किस किसने नहीं किया है? ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग नहीं किया है ना आप में से किसी ने? नहीं किया है तो प्लीज जरूर करिएगा। ओके, आर्टिकल देखिए, ईसीटी मशीन, इलेक्ट्रोड्स चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर रख लेना, सक्शन एपरेटस रख लेना, माउथ गैग और टंग डिप्रेशर रख लो। मैं जो जो बोल रहा हूं वो सब रख लीजिएगा आप। अब अपन चलते हैं पेशेंट को ईसीटी एडमिनिस्टर करने के लिए। बोलो, तैयार हो? दो टेस्ट हो चुके हैं साइकेट्रिक के, याद रखना, बाद में मुझसे मत मांगना। 30 तारीख तक की वैलिडिटी है आपके टेस्ट की। आपके जो साइकेट्रिक के टेस्ट हैं उसकी वैलिडिटी 30 तारीख तक है आपके बैच में। जब 30 तारीख के बाद आप फिर मुझे वापस बोलोगे कि सर अब हमारी पुरानी टेस्ट सीरीज निकल गई, तो नींद से जाग जाना प्यारे गज्जू, सोते मत रहना। ओके, और टेस्ट टाइम से दो। और क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको डेली टेस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं साइकेट्रिक के। ओके,
और दूसरी बात है, आप अपना जो आंसर की है वो तुरंत टेस्ट सबमिट करते ही आपके पास आ जाता है, तो उसको लेके भी कंफ्यूज मत होइएगा। आंसर की आपको हैंड टू हैंड मिलता है जैसे आप सबमिट करते हो। क्लियर है? डेली टेस्ट सीरीज के अंदर। और दूसरी बात है, अरे यार इसके बाद में जो आपका टेस्ट सीरीज का जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस तो देखो उस दिन दिखती है जब उसकी डेडलाइन पूरी हो जाती है ना टेस्ट की। जैसे 30 तारीख तक की डेट आपको दे रहे हैं अभी टेस्ट की। अब टेस्ट 30 तारीख तक जितने बच्चे उस टेस्ट को देंगे, उन सबके साथ फिर आपकी परफॉर्मेंस शो होगी। कब? जब उसकी टेस्ट की डेडलाइन पूरी हो जाएगी, यानी 30 तारीख कंप्लीट हो जाएगी, की परफॉर्मेंस, फाइनल परफॉर्मेंस दिखेगी उस टेस्ट की। अभी आप रिजल्ट इजीली देख सकते हो। रिजल्ट कहां मिलेगा? सॉल्यूशन कहां मिलेगा? सॉल्यूशन आपको उसी टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सॉल्यूशन दिख जाता है। राइट? जिसको नहीं आता है वो सीख लीजिएगा ऐप को कैसे यूज करना है, क्योंकि डेली टेस्ट सीरीज हो रहा है आपका और ये सब फ्री है। खुशी की बात यही है कि ये सब फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं। एक मेरे माइंड के अंदर आया है कि अगर आप कहें तो एक टेस्ट सीरीज करवाना चाहता हूं लेकिन पेड वाली होगी। मैं एक सोच रहा हूँ, विचार कर रहा था रात को कि 299 की प्राइस में मैं आपको एक टेस्ट सीरीज करवा दूं, जिसके अंदर आपको 9 टेस्ट मैं दे दूंगा। 9 टेस्ट होंगे और 50 से लेकर के 70 क्वेश्चंस वाले टेस्ट होंगे। जो आपने पहले बुगली टेस्ट सीरीज दिया था ना, वैसा ही एक टेस्ट सीरीज में करवाने के बारे में विचार कर रहा हूं। अगर आप सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि ये टेस्ट सीरीज करवाएं या नहीं, लेकिन पेड होगा। 299 में मैं इसको आपको प्रोवाइड करूंगा। अंडरस्टैंड? तो अगर आप सहमत हैं तो बता देना, मैं करवा दूंगा एक आध दिन के अंदर, 1 तारीख से पहले पहले। यानी कि आज 21 तारीख हो गई, कल से स्टार्ट करें या परसों से स्टार्ट करें, तो इसमें एक कंटिन्यूसली टेस्ट होंगे। ओके? तो आप बता देना मुझे कि मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं, जैसा पहले वाला टेस्ट सीरीज था। जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो फ्री वाली टेस्ट दो, और जो अफोर्ड कर ले वो मुझे कम से कम बता देना। ठीक है ना? बाकी मैं इसीलिए मैं ज्यादातर नहीं कहता आप लोगों से कि पेड वाली कुछ करवाओ, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे हैं जो ये कहते हैं सर अफोर्ड नहीं करवाए, इसलिए मैं करवाता ही नहीं हूँ। राइट? जो मुझसे फ्री हो सकता है वो मैं फ्री करवा देता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है? तो देखिएगा, माउथ गैग और टंग डिप्रेशर, आईवी स्टैंड चाहिए, के बेसिन चाहिए, किडनी बेसिन, इलेक्ट्रोकंडक्टिव जेल चाहिए। इलेक्ट्रोकंडक्टिव जेल जो जो ऑलवेज हम ईसीटी हो चाहे से ईसीजी हो सब में यूज करते हैं। ओके? ईसीजी मॉनिटर चाहिए, डिफिब्रिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बू बैग रख लो। रख लिए क्या आर्टिकल? ये रख लो दोस्त, ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बू बैग। स्टेराइल सिरिंज और नेडल्स रख लो। इमरजेंसी ड्रग्स रख लो। रख लिया सब कुछ? चलो तो चलो अब पेशेंट के वार्ड में एंट्री करते हैं, ईसीटी में लेके आते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन फॉर ईसीटी, प्रिपरेशन फॉर ईसीटी। ओके? ये लो, प्रिपरेशन फॉर ईसीटी। आइडेंटिफाई द पेशेंट और एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर टू द फैमिली और पेशेंट। ऐसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। कई बार ऐसी गलती कर देते हैं कि ईसीटी किसको लगना था और किस दूसरे बेड वाले पेशेंट को जाके लगा देते हैं। तो ध्यान रखना ध्यान रखिएगा कि पेशेंट आइडेंटिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसीजर। ओके गाइस? नेक्स्ट दैट चेक इफ through physical examination is completed, which includes assessment of the cardiac, respiratory, skeletal system, investigation like the routine blood urine tests such as HB percentage, TC/DC, urine for glucose, albumin, and X-ray. These findings help rule out the contraindication or risk of the patient for ECT. Get a written consent from the nearest relative explaining the purpose, method, or treatment of the risk involved. Patient should be kept nil per orally from the midnight. अब आती है बात, जिसको ईसीटी एडमिनिस्टर करना है सुबह, उस पेशेंट को आपको रात्रि से ही, मिडनाइट से ही, ये क्वेश्चन याद रखना, कब से आपको एनपीओ करना होगा? मिडनाइट से। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू अप्लाई ऑयल ऑन द हेड। पेशेंट इंस्ट्रक्शंस देखिएगा प्री ईसीटी। एक तो सिर पे ऑयल ना लगाएं ऑन द डे ऑफ ईसीटी एंड वॉश द हेयर यूजिंग द शैम्पू, और शैम्पू से बाल उसको वॉश करना है।
ऑयल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है ऑयल। ऑयल के अंदर इतना अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं होता है। रिमूव द ऑल मेटेलिक आर्टिकल फ्रॉम हिज बॉडी, वॉच बिलोंगिंग जो कुछ भी है। रिमूव द आर्टिफिशियल डेंचर, अगर आर्टिफिशियल डेंचर है तो हटा दो। रिमूव द लिपस्टिक, और कोई भी मेकअप है तो वो हटा दो। प्रोवाइड अ लूज गाउन, एक लूज गाउन यानी टाइट फिटिंग क्लॉथ्स नहीं होने चाहिए, लूज होना चाहिए गाउन, दे दीजिएगा। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज द फिजिशियन ऑर्डर, मेडिकेशन जो जो लिखा गया है, चाहे एंटी सिक्रेटरी है, एनेस्थेटिक है या फिर मसल रिलैक्सेंट है, वो एडमिनिस्टर कर दीजिएगा। एनकरेज द पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लडर बिफोर एंटरिंग द ट्रीटमेंट रूम, कह देना कि ब्लडर वगैरह जो भी है वो एम्प्टी कर ले, वरना क्या होगा, ईसीटी के टाइम पर कहीं बाहर निकल ना जाए। गिव द इंजेक्शन एट्रोपिन, क्या यूज करें, इंजेक्शन दे दीजिएगा एट्रोपिन, मसल रिलैक्सेंट 0.6 mg IM और सबक्यूटेनियस, हाफ टू 1 आवर प्रायर टू ईसीटी एज पर ऑर्डर। दोस्त ये जो क्वेश्चन होगा ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होगा एम्स का, और ये याद रखिए आप कि कौन सा एंटी सिक्रेटरी यूज करेंगे, एट्रोपिन यूज करेंगे सिक्रेशंस को कम करने के लिए, और कितना यूज करेंगे, दूसरा क्वेश्चन 0.6 mg, किस रूट से, IM और सबक्यूटेनियस, कितने समय पहले, तो आधे से लेकर के 1 घंटे पहले ईसीटी से हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। तो 1 2 3 और 4 क्वेश्चन टोटल यहां से आपसे किए जा सकते हैं, किसके बारे में, एट्रोपिन के बारे में। ब्लॉक द वेगल नर्व दस डिक्रीज द ओरोफेरेंजियल सिक्रेशंस, चेक वाइटल और हेल्प्स इवैल्यूएट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, वाइटल चेक कर लो। एडमिनिस्टर द टैबलेट लोराजेपाम और कैंपोस इफ ऑर्डर्ड, रिलीव एंजाइटी ऑफ द पेशेंट, जरूरत पड़े यदि कहा गया तो एंजाइटी रिलीव करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, लोराजेपाम और कैंपोस, याद रखिएगा। देन ट्रांसफर द पेशेंट टू द वेटिंग रूम, वेटिंग रूम में बिठा दो अब इसको। असिस्ट द विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईसीटी, अब ईसीटी एडमिनिस्टर करते समय आप कैसे क्या असिस्ट करेंगे पेशेंट को। शिफ्ट द पेशेंट टू द ईसीटी रूम, ईसीटी रूम में ले जाइए। प्रोवाइड अ वेल पैडेड बेड विद अ पिलो अंडर द लंबर कर्व, अब याद रखना लंबर कर्व के नीचे, कौन से कर्व के नीचे आपको एक पिलो लगाना पड़ेगा, तो याद रखना सबसे ज्यादा जो डैमेज होने के चांस होते हैं वो लंबर के, तो सिंपली याद रखिए दोस्त लंबर कर्व के नीचे आप क्या करें, एक पिलो लगा दीजिएगा। पेशेंट कैन बी प्लेस इन द सुपाइन पोजीशन, किस पोजीशन में पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड किया जाता है, ये क्वेश्चन भी याद रखना। तो सुपाइन या फिर आपसे कभी कभार एग्जाम में आ जाएगा डोर्सल पोजीशन, तो डोर्सल या सुपाइन पोजीशन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पिलो कहां पर रखा जाता है, लंबर पे, और पोजीशन सुपाइन या डोर्सल। अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरो, क्लियर है, बोलो भाई। वेल पैडेड बेड हेल्प्स टू प्रिवेंट द इंजुरी। एडमिनिस्टर शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट जैसे थायोपेंटल एज प्रेस्क्राइब बाय द फिजिशियन, यूजुअल नाम थायोपेंटल है, लेकिन अगर पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगे, मेथोहेक्सिटोल। और मेथोहेक्सिटोल यूज करने का सबसे बड़ा रीजन है इसका शॉर्ट, एक शॉर्ट एक्टिंग है, ये शॉर्ट एक्टिंग, ओके, मेथोहेक्सिटोल। तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली मेथोहेक्सिटोल यूज करते हैं पूछा जाए तो। प्लेस वेल पेडेड माउथ गैग लगा दीजिएगा, और टंग डिप्रेशर बिटवीन द टीथ। सपोर्ट द शोल्डर और आर्म्स लाइटली और रिस्टेन द नी जॉइंट फॉर्मली बट जेंटली, रिस्टेंस में पैरों को दबा लीजिएगा, शोल्डर्स को सपोर्ट करें। तो एक जो नर्सिंग ऑफिसर होंगे वो तो शोल्डर सपोर्ट करने वाले हैं, आर्म को शोल्डर को, और दूसरा जो नर्सिंग ऑफिसर होंगे वो नी जॉइंट्स को फॉर्मली रिस्टेंड करने वाले हैं, ओके। प्रिवेंट्स द फ्रैक्चर, टू प्रिवेंट द फ्रैक्चर। टाइट प्रेशर में लीड टू फ्रैक्चर ऑफ द फीमर और ह्यूमरस, अगर ज्यादा टाइटली आपने प्रेशर लगाया तो फीमर और ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो सकता है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। फीमर और फ्रैक्चर की ह्यूमरस के फ्रैक्चर की संभावना काफी ज्यादा होती है, बोलो भी बात समझ गए ना। देन हाइपर एक्सटेंडेड द हेड एंड सपोर्ट टू द चिन, अब हेड का पोजीशन क्या करना है आपको, हाइपर एक्सटेंड कर देना है और चिन एरिया को सपोर्ट करना है। प्रिवेंट्स द जो डिसलोकेशन और फैसिलिटेट द पेटेंट एयरवे,
इससे क्यों किया जाता है? तो इससे 3 बेनिफिट होते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से याद रखिए, दूसरा क्वेश्चन यहां से याद रखिए। एडमिनिस्टर द 100% O2 बाय यूजिंग द फेस मास्क। ईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले क्लाइंट को 100% O2 आपको एडमिनिस्टर करना होता है। और O2 एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? तो जवाब में आएगा फेस मास्क। तो एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हैव द पेशेंट टू ओवरकम अ फेज ऑफ द एपनी आफ्टर कन्वर्जन। अब जब ईसीटी आप प्रोवाइड कर रहे हो तब ऑक्सीजन को कंटिन्यू रखोगे या बंद करोगे? बंद करना है आपको, वरना फायर हजार्ड्स हो सकता है, आग लग जाएगी। प्रोवाइड इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन द जेल। इलेक्ट्रोड्स को जेल में डुबा लीजिएगा। एंड इलेक्ट्रोड्स में बी प्लेस एज बाइलेटरल, यूनिलेटरल और बाइफ्रंटल। ओके। Gel is a good conductor of electricity, thereby facilitate the passing of current and production of the convulsion. Observe the grand mal seizure initial tonic stage last for 10 से 15 सेकेंड, following by the convulsion lasting 25 से 30 सेकेंड। तो याद रखना टॉनिक फेज कितना होना चाहिए? 10 to 15 सेकेंड, और क्लोनिक फेज होना चाहिए 25 to 30 सेकेंड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग एम्स। जब भी आप देंगे एम्स दे, ईएसआईसी दे, आरआरबी दे, डीएसएसबी दे, पीजीआई दे, जिपमर दें या एमएससी एंट्रेंस दें, आप कोई भी एग्जाम दें, यही वो क्वेश्चंस होते हैं क्लिनिकल के जो बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो पिछले 3 महीने से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ओके गाइस, तो पिछले 3 महीने से जो पढ़ाई आपने पढ़ी है वो इतिहास है, वो एक नया हिस्ट्री है नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर। और ये पढ़ाई अगर आपने पढ़ ली है तो आप नर्सिंग ऑफिसर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि सिंपली अगर कोई कुछ ऐसी चीजें थी जो आप मिस कर रहे थे अभी तक, तो वो क्या था दोस्तों? क्लिनिकल पोर्शन जो आप मिस कर रहे थे। और ये भी संभव नहीं है कि आप में से हर स्टूडेंट, हर नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने वाला व्यक्ति जाकर के या तो कोचिंग ज्वाइन कर ले, या फिर ये भी संभव नहीं है कि वो जाकर के हॉस्पिटल ज्वाइन कर ले। ये पॉसिबल बातें नहीं है। देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग्स में ज्वाइन नहीं कर सकते, नहीं आ सकते, तो उनको जरूरत भी नहीं है। अगर आप नहीं आ सकते तो आपको जरूरत नहीं है। आप नहीं आ सकते तो आप सेल्फ स्टडी करिए जैसे मैं सिखाता हूं, अंडरस्टैंड। और आप अपने घर पे रहिएगा, बस पढ़ाई में ईमानदार रहिएगा, बहुत स्ट्रांग रहिएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे। क्लियर है? लेकिन यदि अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो हम तो यही कहते हैं कि फिर हमसे एक बार हमारे पास आओ, और हम, ताकि हमें भी सेटिस्फेक्शन रहे कि हम आपको तैयार कर रहे हैं, तो हमें पूरा आपके ऊपर 6 महीने का ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिले। और सिंपली यदि क्लिनिकल पोर्शन आपका स्ट्रांग हो गया है तो फिर आपको लगभग 50% प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मेरे जो सुपर लेक्चर्स हैं इमेज यूएस वाले, वो परफेक्ट कर लें, ओटीआईसीयू परफेक्ट कर लें, सब पढ़ा रखा है मैंने। एनेस्थीसिया फुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है, सीपीआर पढ़ाया हुआ है। यही टॉपिक्स हैं दोस्तों जो एग्जाम में आते हैं, और हम आज तक इन्हीं को मिस करके एग्जाम देने जाया करते थे, और यही टॉपिक मिस करके छोड़ के एग्जाम देने जाया करके, क्योंकि हमारे नोट्स के अंदर ये सब लिखा ही नहीं है। और जो आता है वो तो लिखा ही नहीं है, वो लिखा है जो बेसिक है, जो 40-50% एग्जाम में आता है, कभी तीर में तुक्का लग जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो कोचिंग्स के नोट्स होते हैं उसको तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फिर वो सॉन्डर सोल्व कर लेता है, टारगेट, मॉसबी, सब कुछ सोल्व कर लेता है, किताबें 2-2 4-4 बार, टेस्ट सीरीजें 2-2 4-4 टेस्ट सीरीजें ज्वाइन कर लेता है, सब सोल्व कर लेता है। फिर 3 साल बाद उसका सिलेक्शन होता है। फिर किसी कोचिंग में उसका फोटो छपता है कि ये विद्यार्थी हमारा स्टूडेंट देखो सिलेक्ट हो गया। अरे भाई, अगर तेरे में इतनी शक्ति थी तो 6 महीने के अंदर अंदर सेलेक्ट करवा देता उसको, तब मानता मैं कि हाँ तेरी ताकत है पढ़ाने की, और तेने उसको सेलेक्ट करवा दिया है। अब वो 3 साल बाद गिरते पड़ते उसकी माँ को याद कर, पता नहीं कितने देवता ढोकने के बाद 3 साल बाद वो गलती से बेचारा बाबू गज्जू सेलेक्ट हो गया। उसकी बड़ी मेहनत रही, उसका प्रयास रहा, उसके दोस्तों का कॉन्फिडेंस रहा, जिन्होंने जिन्होंने उसको रोके रखा कैसे भी करके। और इतने प्रयास करने के बाद 2-3 साल बाद यदि अगर वो सेलेक्ट हो गया, तो उसमें भाई आपका कोई रोल नहीं है। साल के अंदर अंदर भी कोई आपका स्टूडेंट सिलेक्ट होता है तो मैं उसका क्रेडिट आपके इंस्टीट्यूट को ही देता हूँ कि हाँ, राइट,
लेकिन वो कैसे कैसे कौन कौन से मंदिर नहीं ढोके उसने, क्या क्या कौन से देवता नहीं ढोके, किस ऐसा कोई व्यक्ति बचा नहीं जिससे उसने सलाह नहीं ली हो। सबसे उसने सलाह ले ली, सारे मंदिर ढोक लिए, सारे देवता ढोक लिए, सारे टीचरों से पूछ लिया, सारे दोस्तों से पूछ लिया, सबसे कर लिया, सारी किताबें पढ़ ली, सारे नोट्स पढ़ लिए। अरे फिर बच क्या रहा है उसके लिए? बच क्या रहा है? क्लिनिकल बच रहा है, क्लिनिकल। जो बुगली पे मिलेगा वो क्लिनिकल पूरा तैयार कर और घर बैठ के पढ़ाई कर। किसी से कुछ भी मत पूछे गज्जू, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा भाई। तू घर बैठ करके ईयरफोन लगा करके और साउजर के लेक्चर खोल और वो पढ़, और पढ़ के नोट्स बना, और नोट्स बना के जैसे ही कंप्लीट हो जाए फिर बुगली ऐप खोल, और बुगली ऐप खोल के टेस्ट दे, और टेस्ट में देख कितने नंबर आए, और फिर उस टेस्ट के क्वेश्चंस को कॉपी में लिख बैठ करके। और सर ने जो लेक्चर पढ़ाते टाइम क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चन हैंड टू हैंड कॉपी में लिखता जा। अब देख देखें कौन सा एप्स ऐसा होगा जो तुझे चैलेंज करेगा। अभी जो लेक्चर पढ़ा रहा हूं जिसमें जो क्वेश्चंस बता रहा हूं, अगर वो क्वेश्चंस आपने कॉपी में लिख लिए, मैं तो ओरली बता रहा हूं, अब उसको इसको तो रिटर्न तो आपको करना है। अगर आपने कर लिया, एम्स वेम्स कुछ नहीं करेगा आपका। क्लियर? तो देखिए आप, डू सक्शन of the mouth immediately, restore the respiration by giving the oxygen by mask if required. Then after, check and record the vital sign. Put the side rail of the bed up and place the patient on the sideline position. Wipe the secretion. Transfer the patient to the recovery room when he can answer the simple questions. Ensure that patient has come out of the phase of the unconsciousness. ये कंफर्म करने के लिए वी विल आस्क सम द सिंपल क्वेश्चंस। चेक वाइटल एवरी 15 मिनट टिल स्टेबल एंड रिकॉर्ड। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, ईसीटी के बाद में पेशेंट को वाइटल हर 15 मिनट में चेक किया जाना चाहिए। एनकरेज द पेशेंट टू स्लीप फॉर सम टाइम, शिफ्ट द पेशेंट टू द वार्ड और रीओरिएंट द पेशेंट टू द वार्ड, टॉयलेट, नर्सेस स्टेशन। क्योंकि इसके बाद पेशेंट कई बार भूल जाता है, इसलिए आप उसको क्या करें, क्या करें, रीओरिएंट करें। बोलो भाई ओके। अरे भाई बोलो, बात समझ गए क्या? अब आती है बात, चेक द एनी इंजरी, पेन, हेडेक, encourage the patient to drink clear tea, follow soft solid, record the changes observation after ECT। तो ये था दोस्त एक छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी किस तरह से मेंटली इल क्लाइंट्स को यानी मेजर डिप्रेसिव पेशेंट्स को एडमिनिस्टर किया जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन जरूरत होती है, कितने टाइप की ईसीटी होती है, यूनिलैटरल क्या, बाइलेटरल क्या, कितनी दूरी पर, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, कॉम्प्लिकेशन क्या, साइड इफेक्ट क्या, डिस्कवरी कैसे हुआ, कौन से सन में सबसे पहला साइंटिस्ट, फिर कौन सा साइंटिस्ट, किसने किया, कब किया, कितना करंट, कितना वोल्टेज, कितना एम्पियर, कितने सेकंड के लिए, टॉनिक फेज कितना, क्लोनिक फेज कितना। ये सारे क्वेश्चंस की चर्चा आज के इस लेक्चर के अंदर हमने किया है, और देख लेना तो आपको ईसीटी परफेक्ट हो जाएगा। अब आती है बात कॉम्प्लिकेशंस। तो इम्पेयरमेंट ऑफ द मेमोरी, फ्रैक्चर डिसलोकेशन, एस्पिरेशनल निमोनिया, हेडेक, बैकएक, पेनफुल मेस्टिकेशन, इंजरी टू द माउथ, टंग, सब शॉक और कंफ्यूजन। स्पेशल कंसिडरेशन देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर चेक द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एंश्योर दैट ईसीटी मशीन एंड सक्शन ऑपरेटर्स आर इन द कंडीशन। ये एक स्पेशल बात है। और जैसा कि लास्ट हमने क्लास लिया था, साइकेट्रिक जब शुरू हुआ था तो हमने लास्ट ईसीटी आप सबको पढ़ाया था। दोस्तों, मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का। और यदि अगर किसी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स को वापस से हम बैलेंस कर पाए तो मेंटल डिसऑर्डर्स की करेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। और पिछले लेक्चर में हमने ये सब किया था ईसीटी के माध्यम से, कि ईसीटी में एक इलेक्ट्रिक करंट हमने पेशेंट को डिलीवर किया था और उसके माध्यम से हमने पेशेंट के मेंटल, इलेक्ट्रिकल
केमिकल्स का लेवल को नॉर्मल किया था। लेकिन देखो, यानी कि लोगों की भ्रांतियां होती है और पेशेंट का एक इस तरह का विचार होता है कि यार इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, करंट लगेगा, तो लोगों की इसको लेकर, ईसीटी को लेकर के अलग अलग विचारधारा होती है। कुछ पेशेंट्स और गार्जियंस इस प्रकार के होते हैं कि ईसीटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए फिर कन्वर्जन पैदा करने के लिए दूसरी खोज हुई, और वो थी आपके सामने केमिकल कन्वर्जन थेरेपी। आज के इस लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, केमिकल कन्वर्जन थेरेपी। दोस्त, केमिकल का यूज करके और कन्वर्जन पैदा करना, और कन्वर्जन पैदा करने का मतलब है न्यूरोट्रांसमीटर्स को वापस बैलेंस करना, और न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस होंगे, इसका मतलब होगा कि मेंटल डिसऑर्डर्स का करेक्शन, नॉर्मलाइजेशन। तो आइए जानते हैं वो कौन सा केमिकल होगा, उस केमिकल के माध्यम से कन्वर्जन पैदा किए जा सकते हैं। तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर हमारा प्रश्न हो सकता है कि विच केमिकल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द कन्वर्जन इन केमिकल कन्वर्जन थेरेपी। क्या आप में से कोई जानता है इस बात को? क्या आप में से कोई इस बात का उत्तर दे सकता है क्या? विच केमिकल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कन्वर्जन्स इन केमिकल कन्वर्जन थेरेपी। केमिकल कन्वर्जन थेरेपी में कन्वर्जन्स प्रोड्यूस करने के लिए किस केमिकल का यूज करते हैं? कोई भी व्यक्ति बताए, अगर आपको आता है और आपने पहले कभी इसे पढ़ा है तो जल्दी जवाब दें, समय का ध्यान रखिएगा। लिथियम, इंसुलिन, सबके उत्तर गलत। अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरो। अरे हर बुगली घर घर बुगली, बुगली है तो मुमकिन है। सबके उत्तर गलत आ रहे हैं। चलो अब मैं बताता हूं। उस केमिकल का नाम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखो, इंडोक्लोन। क्या नाम होता है? इंडोक्लोन केमिकल होता है जिसके माध्यम से कन्वर्जन पैदा किए जाते हैं। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। केमिकल कन्वर्जन थेरेपी बाय इनहेलेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंडोक्लोन। इंडोक्लोन का पूरा केमिकल नाम होता है हेक्साफ्लूरो डाइइथाइल ईथर। हेक्साफ्लूरो डाइइथाइल ईथर। तो देखो दोस्त, दो क्वेश्चन बनेंगे यहां से। पहला तो केमिकल का शॉर्ट नेम इंडोक्लोन, दूसरा नेम है इसका केमिकल नेम हेक्साफ्लूरो डाइइथाइल ईथर। क्या कहा? हेक्साफ्लूरो डाइइथाइल ईथर। हेक्साफ्लूरो डाइइथाइल ईथर। ओके बब्बर शेरों, बात समझ में आ गई है? क्लियर है? बोलो भाई। अब आती है बात कि हेक्साफ्लूरो डाइइथाइल ईथर को किस रूट से बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या होगा? अरे सब इनहेलेशन रूट से देते हैं। तो तीन क्वेश्चन बन गए ना। पहला इंडोक्लोन हेक्साफ्लूरो डाइइथाइल ईथर इनहेलेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस which is parallel to the electroconvulsion therapy, its safety और effectiveness। तो केमिकल, यदि अगर बात आती है कि ईसीटी और सीसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी और केमिकल कन्वर्जन थेरेपी, तो बात आती है अगर ईसीटी और सीसीटी में कंपैरिजन की, तो दोनों ही मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए यूज होता है। दूसरी बात आती है कि ईसीटी की तुलना में सीसीटी कितना इफेक्टिवनेस है। तो याद रखना दोस्त, सीसीटी की इफेक्टिवनेस को लेकर के कोई शक मत करना। सीसीटी भी ईसीटी की तरह ही इफेक्टिवनेस वाली रखने वाला थेरेपी है।
सेफ्टी की बात करो तो सीसीटी ईसीटी की तुलना में ज्यादा सेफ है। ओके गाइस, तो सीसीटी इज पैरेलल टू द ईसीटी, मच सेफ, मच इफेक्टिव। पेशेंट इजीली एक्सेप्ट दिस थेरेपी, क्योंकि इसमें कोई शॉट नहीं लगेगा, कोई करंट नहीं लगेगा, इसलिए पेशेंट्स इस थेरेपी को इजीली एक्सेप्ट करते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? तो सिंपली इसका एक्सेप्टेंस भी ज्यादा है। आपसे कहा जाए विच केमिकल इज यूज टू ट्रीट द मेंटल इलनेसेस, तो आंसर क्या आएगा? मेरी जो क्वेश्चनिंग करने की क्षमता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है दोस्तों। यानी कि जो मैं आपको रैशनल देता हूं और जो मैं आपको साथ के साथ ही क्वेश्चन पूछता हूं उस पे आप कंसंट्रेट किया करो, आपका इंप्रूवमेंट अपने आप हो जाएगा। पिछले जो 200 लेक्चर मैंने लिए हैं, अगर वो लेक्चर एक एक लेक्चर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पूरी नर्सिंग ही समझ में आ जाएगी, पूरी दुनिया की कहानी समझ में आ जाएगी, पूरे नर्सिंग प्रोफेशन की कहानी समझ में आ जाएगी। यदि मेरी एक एक लेक्चर के अंदर कही हुई एक एक बात अगर आपने सुन ली, समझ ली और सीख ली, तो मैं पूरा आपसे विश्वास के साथ में आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जिंदगी में नर्सिंग प्रोफेशन में आप सबको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और आप सबको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम हमसे क्या चाहता है, कैसे क्रैक होगा एग्जाम। ये सारी बातें आपको हर क्लास के अंदर समझ में, तो मेरी क्वेश्चनिंग की क्षमता जो है उस पे मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चनिंग कैपेसिटी जो है और रैशनल जो मैं साथ के साथ बताता हूं उस पे आप अटेंशन पूरा रखा करो और आप उस बात को ध्यान रखो। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, विच केमिकल इज यूज टू ट्रीट द मेंटल इलनेसेस, आंसर क्या आया? इंडोक्लोन। या फिर ऑप्शन में इंडोक्लोन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा? हेक्साफ्लोरोडाइथाइल ईथर। बात समझ में आ गई है? फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडोक्लोन टू ट्रीट द मेंटल इलनेसेस इन केमिकल कन्वर्जन थेरेपी इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे या विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइस वी नो दैट इनहेलेशन मेथड इज यूज्ड टू एडमिनिस्टर द इंडोक्लोन। Then what are the what you say about the safety? So then that is a safety or effectiveness compared to the ECT. Are you understand? नेक्स्ट बात आती है इंडिकेशंस कि क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं दोस्त जिसमें सीसीटी हम यूज करते हैं। तो वही इंडिकेशन होंगे जो ईसीटी के लिए होते हैं, सेम सीसीटी के लिए भी वही इंडिकेशंस होते हैं। आइए, पहला एक्यूट टू क्रॉनिक डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिक रिएक्शन, पैरानोइड रिएक्शन, मैनिक डिप्रेसिव रिएक्शन, फियर और एप्रेहेंशन वाले क्लाइंट्स को भी सीसीटी किया जा सकता है माइनर डोज पर। persistence of the schizophrenia symptoms after ECT and other therapies, कोई दूसरी थेरेपी के बाद में या ईसीटी आपने कर दिया है उसके बाद भी यदि साइजोफ्रेनिया सिम्टम्स अपीयर हैं पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है तो देन वी कैन प्रेफर द सीसीटी। तो गाइस वी नो दैट इट इज यूज्ड इन केस ऑफ द डिप्रेशन मोस्टली। व्हाट इज द मोस्ट, जैसे अगर कहा जाए इंडिकेशन ऑफ चॉइस फॉर द ईसीटी एंड सीसीटी, तो देन ऑलवेज यू विल आंसर, अगर आपसे इंडिकेशन ऑफ चॉइस आपसे ऑलवेज पूछा जाए, चाहे से वो ईसीटी वाला क्वेश्चन हो या सीसीटी वाला क्वेश्चन हो, तो ऑलवेज आपका जवाब मेजर डिप्रेशन ही होगा। क्या होगा दोस्तों? मेजर डिप्रेशन। देन उसके बाद में फिर दूसरी बात आती है साइजोफ्रेनिया, पैरानॉइड, देन पैनिक मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड्स एमडीपी, then fear, apprehension, persistent of schizophrenia after ECT. Understand? So these are the indication for using the CCT. Then what are the contraindications for the CCT? Friends, CCT में एंडोक्लोन कुछ विशेष केसेस में नहीं यूज किया जा सकता है, यानी इनहेलेशन से हम यूज करते हैं इसको मास्क लगा करके। अभी मैं पूरा बताऊंगा आपको कि किस तरीके से एंडोक्लोन यूज करते हैं सीसीटी के लिए, तो अभी हम जानेंगे क्लास के, अभी थोड़ी ही देर बाद में आने वाला है। तो हम पहले जानते हैं कि सब इनहेलेशन रूट से जब हम इंडोक्लोन या हेक्साफ्लोरोडाइथाइल ईथर को इनहेल करवाएंगे पेशेंट को कन्वर्जन प्रोड्यूस करने के लिए, तो कैसे करते हैं? तो हमारा प्रोसेस क्या होता है कि जो इंडोक्लोन है, इंडोक्लोन को हम मास्क के माध्यम से इंडोक्लोन के साथ और क्या देंगे? O2, ये मिला करके मास्क के माध्यम से पेशेंट को इनहेल करवाएंगे। दोस्तों क्या करवाएंगे? इनहेलेशन करवाएंगे। इनहेलेशन यदि करवाएंगे तो पेशेंट में क्या हो जाएगा? ये जैसे ही ब्रेन के पास में जाता है, जाते ही ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल
अफेक्ट करता है और इससे क्या होगा, कन्वर्जन प्रोड्यूस हो जाते हैं। और हम भी तो यही चाहते थे, कन्वर्जन प्रोड्यूस हो जाते हैं। कन्वर्जन प्रोड्यूस होने का मतलब होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स इज कम्स इन बैलेंसिंग लेवल, बैलेंसिंग लेवल में आते जा रहे हैं। तो अब हम इनहेलेशन से रूट से प्रोड्यूस करते हैं, इनहेलेशन रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन भी रेस्पिरेटरी से संबंधित ही होने चाहिए, ऐसा अनुमान हमने लगाया। तो पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा अपर रेस्पिरेटरी और लंग्स इंफेक्शन। यदि अगर किसी पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी और लंग्स इंफेक्शन हो रहा है तो हम उस पेशेंट को इंडोक्लोन या सीसीटी थेरेपी नहीं देंगे, केमिकल कन्वर्जन थेरेपी उसके लिए नहीं यूज किया जा सकता है। किडनी, लीवर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो इन पेशेंट्स को इंडोक्लोन थेरेपी या फिर केमिकल कन्वर्जन थेरेपी को यूज नहीं किया जा सकता है। तो चलो मेरे दोस्तों बताइएगा कि क्या क्या कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है या कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें इंडोक्लोन यूज नहीं कर सकते, केमिकल कन्वर्जन थेरेपी को यूज नहीं कर सकते। तो पहला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, दूसरी बात है लीवर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, लंग्स इंफेक्शन और अपर एयरवे प्रॉब्लम्स। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। आइए जानते हैं कि जब सीसीटी के लिए किसी पेशेंट को तैयार करते हैं तो उसमें क्या पेशेंट प्रिपरेशंस हम लोगों को करनी पड़ेगी एज अ नर्सिंग ऑफिसर, बिकॉज वी आर अ नर्सिंग ऑफिसर एंड वी आर प्रिपेयरिंग अ पेशेंट for just he is undergone for the chemical conversion therapy. So how we can prepare this client? So first of all, we need to complete physical examination. Before sending our patient for the chemical conversion therapy, we need to observe the complete physical examination. तो आइए दोस्तों हमारे पेशेंट के हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं। कर लिए, हेड टू टो होते हैं ऑलवेज, कर लिया है। तो देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि कौन कौन से सीबीसी हुआ, यूरिन एनालिसिस हुआ, चेस्ट एक्सरे हुआ, ईसीजी हुआ, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस भी आपको आवश्यक होते हैं। देन विदहोल्ड द साइकोट्रोपिक ड्रग 48 आवर बिफोर द थेरेपी। प्यारे दोस्तों याद रखना कि जब कभी भी हम ईसीटी या सीसीटी यूज करते हैं तो सीसीटी में 48 घंटे पहले आपको, यदि उस क्लाइंट को कोई साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस चल रहे थे तो इन सब को विदहोल्ड करना होता है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा डेली एम्स, वो क्या पूछेगा, a client that is preparing for the chemical conversion therapy, he is already taking the psychotropic drugs, a nursing officer need to withhold these medications before, ऐसा क्वेश्चन दिल्ली एम्स पूछता है। क्या पूछता है मैं यहां लिख देता हूं, आप क्लाइंट preparing for CCT diagnosed with मेजर डिप्रेशन। क्या कहा, मेजर डिप्रेशन का पेशेंट है और पेशेंट को सीसीटी के लिए तैयार किया जा रहा है। ही इज ऑलरेडी टेकिंग साइकोट्रोपिक ड्रग्स। क्या कहा कि उसे ऑलरेडी साइकोट्रोपिक ड्रग्स चल रही हैं। नर्सिंग ऑफिसर नीड टू विदहोल्ड these drugs before। नर्सिंग ऑफिसर को इन ड्रग्स को विदहोल्ड करना पड़ेगा कितने समय पहले, बिफोर। ऑप्शन नंबर 1 आया 6 आवर, ऑप्शन नंबर 2 आया 12 आवर, ऑप्शन नंबर 3 आया 24 आवर, ऑप्शन नंबर 4 आया 48 आवर। What is your right answer? 48 आवर is the right answer। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई ना कि किस प्रकार की लैंग्वेज क्वेश्चंस की बनती है और कैसे क्वेश्चन किया जाता है। ओके दोस्त, तो 48 आवर हमारा सही उत्तर होगा।
विदहोल्ड द फ्लूइड बाय माउथ और सिगरेट्स, ऐसे सिगरेट जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को विदहोल्ड करो। और दूसरी बात है माउथ से फ्लूइड वगैरह भी विदहोल्ड किया जाए, क्योंकि जब आप ये थेरेपी देंगे तो उसको हो सकता है वॉमिटिंग हो जाए और एस्पिरेशन की संभावना होती है, इसलिए फ्लूइड्स को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, विदहोल्ड कर दिया जाए। आइए जानते हैं प्यारे दोस्तों कि प्रोसीजर क्या होगा सिस्टमेटिक अंदाज में, किस तरीके से हम क्लिनिकली सीसीटी करते हैं। यानी कि जो वीडियो बेस वाली आपकी समस्या है वो पूरी प्रोसीजर्स ही जब मैंने पूरे डिटेल में आपको पढ़ा दिए हैं, तो पूरे प्रोसीजर्स में से कोई छोटा सा पार्ट काट के ही आपसे वीडियो बेस क्वेश्चन बनाया जाता है। और अगर ये प्रोसीजर्स के पूरे लेक्चर आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको वीडियो बेस क्वेश्चन में आप कभी नहीं अटकोगे किसी भी क्लिनिकल। देखो प्रोसीजर्स पूरे इतने डिटेल में नर्सिंग प्रोफेशन में पहली बार सिखाए गए, तो इनको पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा जीवन में कि एक तो कभी भी फ्यूचर में अगर आप स्किल टेस्ट देने जाओगे तो कभी नहीं अटकोगे। स्किल टेस्ट एक बहुत बड़ी बीमारी थी नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जो अब खत्म हो चुकी है। यानी पूरे स्किल के जितने भी लेक्चर थे वो सारे मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ा दिए हैं पिछले 4 महीने में। तो स्किल वाली आपकी समस्या खत्म। दूसरी, एम्स दिल्ली हमेशा 50-40-50% पोर्शन क्लिनिकल का पूछता था फंडा और एमएसएन को मिला करके, क्योंकि दिल्ली का मोस्टली पेपर 60-70% फंडा एमएसएन मिला करके पूछता है। तो जितनी भी क्लिनिकल के क्वेश्चंस थे वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे आपके इन लेक्चर्स के माध्यम से। वो सब कंप्लीट प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। दूसरा प्रॉब्लम था आपको दिल्ली और ऋषिकेश के अंदर इमेज बेस से संबंधित। तो जितनी भी इमेज बेस थी वो पूरी इमेज बेस डिटेल में इन लेक्चर्स के माध्यम से आपको सिखा दी गई है। तो अगर आप ये लेक्चर पढ़ लोगे तो आपकी इमेज बेस वाली समस्या भी खत्म है। अब इसमें मैंने जो सिखाया है वो एक एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से और काफी शांतिपूर्वक सिखाया है। अगर एक एक स्टेप को आप सीख लेते हो तो आपकी वीडियो बेस वाली जो समस्या होती है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको तो जब पूरा प्रोसीजर ही याद है तो उसी का कोई छोटा सा पार्ट काट के अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको मैं पूर्ण विश्वास है कि आप उसमें अटकोगे नहीं, आप उस क्वेश्चन को भी कर दोगे। तो आपका हर तरह का जो जवाब था वो मैं यहाँ अभी इस लेक्चर के माध्यम से दे चुका हूँ कि क्लिनिकल को पढ़ने से और प्रोसीजर्स को पढ़ने से आपको एग्जाम में क्या बेनिफिट होंगे और किस तरह से आप सीखोगे। तो पूरे 200 की 200 क्लासेस अगर आपने दोस्तों सीख ली अच्छे तरीके से तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के साथ में एग्जाम में उत्तीर्ण हो सकते हो। बस सीखने की जरूरत है। क्लियर है? प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। प्रोवाइड एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन टू द क्लाइंट एंड फैमिली। अरे भाई बोलो, अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शहरों, बात समझ में आ रही है ना? अरे भाई बोलो, आर यू ओके? क्लियर है बात, सुन रहे हो ना? तो सबसे पहले आप एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन दीजिए पेशेंट को। हमेशा एक्सप्लेनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है पेशेंट को कंफर्टनेस आता है, कॉन्फिडेंस आता है, आपके प्रति ट्रस्ट आता है, हॉस्पिटल के प्रति ट्रस्ट आता है। तो हॉस्पिटल के प्रति, आपके प्रति, मेडिकल स्टाफ के प्रति ट्रस्ट पैदा करने के लिए उसको हमेशा हम प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं। ऑब्टेन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबल रिलेटिव और पेशेंट। यदि पेशेंट अगर इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने में काबिल हो तो आप पेशेंट से कंसेंट प्राप्त कर लीजिएगा। लेकिन यदि अगर मान लो पेशेंट इज नॉट एबल टू गिव द कंसेंट देन यू कैन ऑब्टेन दिस कंसेंट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स। Then after administer the pre-medications. Friends, always before ECT or before CCT, यानी मॉडिफाइड ECT और CCT से पहले प्री मेडिकेशन किया जाता है। और आइए इसमें हम यही जानेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं जो आवश्यक होती है। तो यहां से सबसे ज्यादा एम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एम्स में ही क्या, कोई भी दें, एम्स दें, पीजीआई दें, जेपमर दें, डीएसएस भी दें, आरआरबी दें, ईएसआईसी दें, कोई सा भी एग्जाम दें, इनमें अक्सर ये क्वेश्चंस मैंने देखा है। तो सबसे पहला आपको इंजेक्शन लगाना है ब्रेविटाल 1%। कौन सा? ब्रेविटाल 1%, 10 ml आईवी। कितना? 10 ml। किस रूट से देंगे? आईवी। याद रखना ब्रेविटाल क्या है?
ब्रेविटाल शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट है। तो पहला क्वेश्चन बन चुका है साहब, 3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। कौन सा शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट है? तो पहला क्वेश्चन बन गया ब्रेविटाल, जनरल क्वेश्चन है। कौन सा शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट सीसीटी के समय एज अ प्री मेडिकेशन यूज किया जाता है? आंसर आ गया ब्रेविटाल। आप पेशेंट को सीसीटी करना चाहते हो तो शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट ब्रेविटाल को किस रूट से दिया जाता है? दूसरा क्वेश्चन आ गया आईवी रूट। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है दोस्त कि शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट ब्रेविटाल को आईवी रूट से कितनी कंसंट्रेशन में दिया जाता है? दिल्ली एम्स की आदत है इस तरह का क्वेश्चन पूछने की। तो आपको जवाब देना है 1% ब्रेविटाल 10 ml। कितना? 1% ब्रेविटाल, कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1%, कितना ml? 10 ml। आ गई बात समझ में? इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी वीआईपी क्वेश्चन, याद रखना। दूसरा दें आप सक्सिनाइल कोलिन का इंजेक्शन, क्विलिसिन के नाम से आता है। क्विलिसिन 10-15 ml यूज करना है, आईवी रूट से दिया जाता है, मसल रिलैक्सेंट का कार्य करता है। सक्सिनाइल कोलिन दैट इज यूज्ड फॉर द मसल रिलैक्सेंट। ओके गाइस। देन एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट 0.8 से 1 mg और आईएम रूट से दिया जाता है। तो याद रखना कौन कौन सी? ब्रेविटाल, सक्सिनाइल कोलिन, बोथ आर एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट, 2 आईवी रूट से एडमिनिस्टर कर दिया। थर्ड हमारे पास जो एट्रोपिन सल्फेट है वो आईएम रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। दैट इज रिड्यूस द सिक्रेशंस इन द रेस्पिरेटरी पैसेज, और ये एंटी सिक्रेटरी नेचर का मेडिसिन होता है एट्रोपिन सल्फेट, जिसको कि हम सिक्रेशंस रिड्यूस करने के पर्पज से इंटेंशन के साथ एडमिनिस्टर करते हैं। और किस रूट से दिया जाता है दोस्त? तो आईएम रूट से दिया जाता है। बात समझ गए यहां पर? अरे भाई बोलो। देन इंजेक्शन कैम्पेजाइन 1 IM, कैम्पेजाइन IM टू प्रिवेंट द नोजिया इन पोस्ट थेरेपी पीरियड। तो पोस्ट थेरेपी पीरियड में नोजिया को प्रिवेंट करने के लिए कैम्पेजाइन किस रूट से? आईएम रूट से यूज किया जाता है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस थे इस पोर्शन में जो आपको सामने मैं दिखा रहा हूं। सारी इंफॉर्मेशन है, रूट है, डोज है, कंसंट्रेशन है और इसकी नेचर है कि ये क्या फंक्शन करता है। तो अगर जनरल क्वेश्चन बनाऊं तो कई क्वेश्चंस यहां से बनाए जा सकते हैं दोस्त। पहला सिंपल सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्री मेडिकेशंस आर रिक्वायर्ड बिफोर सीसीटी? तो शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक, मसल रिलैक्सेंट, एंटी सिक्रेटरी और प्रिवेंट नोजिया इन द पोस्ट थेरेपी पीरियड। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नीड टू एडमिनिस्टर्ड एज अ प्री मेडिकेशन? ऐसा प्रश्न आ गया माना कि, ध्यान से सुनना आप लैंग्वेज, जैसे प्री मेडिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये तो पोस्ट मेडिकेशन में जरूरत पड़ेगी ना, तो 4 ऑप्शन दे दिए एक्सेप्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? कैम्पेजाइन। कैम्पेजाइन को तो थेरेपी के बाद देंगे आप। क्लियर हो गया है? चलो, मेडिसिन एडमिनिस्टर हो गए। इसके बाद इंसर्ट अ सॉफ्ट प्लास्टिक ओरोफेरेंजियल एयरवे। पेशेंट को ओरोफेरेंजियल एयरवे लगा दो। अरे भाई बोलो, बात समझ में आ गई ना? अरे भाई बोलो यार। अरे पवन शर्मा, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, दिल की ये धड़कन ठहर जा, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। तो चलो भाई अब पेशेंट को एयरवे लगा देते हैं। एयरवे लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, एयरवे लगा दिया। कौन सा? ओरोफेरिंजियल एयरवे लगा दिया। क्यों लगाया? रिड्यूस द चांसेस ऑफ एस्पायरेशन। एस्पायरेशन की संभावना को कम करने के लिए आपने हर संभव प्रयास किया। हर संभव प्रयास क्या क्या किया? तो साहब हमने थेरेपी से पहले
फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, फिर हमने एंटी सिक्रेटरी भी दिया, सक्सिन एट्रोपिन सल्फेट, फिर हमने एयरवे भी लगा दिया। तो हमने क्या कहा साहब, हमने हमारी ड्यूटी भली भांति निभाई। हमारी ड्यूटी क्या थी कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमने हमने क्या किया, हमारी ड्यूटी पूरी भली भांति निभाई। कैसे? पेशेंट को एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड रोक दिया था हमने साहब, हमने एट्रोपिन सल्फेट भी दिया था साहब, हमने फिर उसको एयरवे भी लगाया था, ताकि तीनों का मकसद एक ही था, एस्पिरेट ना हो जाए। देन उसके बाद प्लेस ऑफ फेस मास्क। अब आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा दोस्त कि कौन सा डिवाइस, विच डिवाइस इज यूज्ड टू एडमिनिस्टर द सीसीटी। सीसीटी में इंडोक्लोन को एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? तो जवाब में क्या देना है? फेस मास्क। टू विच वेपोराइजर कंटेनिंग द इंडोक्लोन, इसके साथ एक वेपोराइजर होगा जिसमें होगा इंडोक्लोन, और रबड़ बैग होगा, रबड़ बैग इन्फ्लेटेड विद द ऑक्सीजन, जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन भरा होगा। तो समझ में आ रहा है ना सिस्टम? फेस मास्क से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है? फेस मास्क कनेक्ट हो रहा है। पहचानना, वीडियो बेस आ रहा है, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ गया, चलो आ गया। देखें पहचान पाते हो नहीं पहचान पाते हो। एक पेशेंट जो बेड पे सोया हुआ है, उस पेशेंट को फेस मास्क कनेक्ट हो रहा है, फेस मास्क के साथ एक वेपोराइजर कनेक्ट हो रहा है, और उस वेपोराइजर में इंडोक्लोन हुआ है, और उसके साथ एक रबड़ बैग कनेक्ट है, रबड़ बैग में ऑक्सीजन भरा हुआ है, अटैच टाइटली ओवर द पेशेंट नोज और माउथ। सोल्व करो इस कहावत को, बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या है। नोटिफिकेशन के लिए, अच्छा एम्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा, टेंशन ना लो। तो ये क्या है? तो आप कह दोगे सर ये सीसीटी डिलीवर करने का सिस्टम है, पेशेंट को केमिकल कन्वर्जन थेरेपी डिलीवर किया जा रहा है। ओके, कंप्रेशन ऑफ द बैग डिलीवर इंडोक्लोन। बैग को कंप्रेस करो, करो कंप्रेस, जैसे बताता जा रहा हूं वैसे करते जाओ। कंप्रेशर करो, बैग से क्या होगा? इंडोक्लोन डिलीवर करो। डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द क्लाइंट, प्रोसीजर डिजायर्ड कन्वर्जन विल स्टार्ट विद द स्मॉल मायोक्लोनिक जर्क। जब प्रोसीजर डिजायर्ड कन्वर्जन, अब हमें पता है जैसे 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 ये पेशेंट की सेंसिटिविटी पे निर्भर करेगा। बैग को कंप्रेस करो, जिससे क्या होगा? इंडोक्लोन डिलीवर होगा। तो अब हम कह रहे हैं कि साहब कितना करें डिलीवर, कितना कंप्रेस करें? अरे ये पेशेंट की सेंसिटिविटी पर निर्भर करता है कि पेशेंट की सहन शक्ति कितनी है, उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है। देख लेना है सिचुएशन को, ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया जाएगा। कर रहे हैं इधर से कंप्रेस कर रहे हैं तो पेशेंट को डिलीवर होता जा रहा है। प्रोसीजर डिजायर्ड कन्वर्जन, हमें पता है दिमाग में कि क्या आने चाहिए, क्या आने चाहिए, क्या आने चाहिए। जैसे जैसे डिलीवर कर रहे हैं तो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट पता है कि कन्वर्जन आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। तो कन्वर्जन आते 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 स्टार्ट हो जाएगा क्या? मायोक्लोनिक जर्क, यानी कि मसल्स के अंदर जर्किंग हो जाएगा। रंगलाल सुतार, थैंक यू सो मच डियर, लव यू। मायोक्लोनिक जर्क यानी कि मसल्स के अंदर क्या हो जाएगा? जर्किंग आ जाएगा, जर्किंग जर्किंग, फॉलोड बाय द शॉर्ट इंटेंस टॉनिक फेज। जर्क आगे पहले तो मसल्स के अंदर, फिर एकदम से टॉनिक फेज की शुरुआत होगी, मसल टोन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? मसल टोन बढ़ जाएगा। एंड देन बाय अ प्रोलॉन्ग्ड क्लोनिक फेज, और उसके बाद ही क्लोनिक फेज की शुरुआत हो जाएगी, यानी कन्वर्जन की शुरुआत हो जाएगी, जिसका 30 से 90 सेकेंड का ड्यूरेशन होता है। आ गई कहानी समझ में पूरी? केमिकल कन्वर्जन थेरेपी दे रहे हैं। केमिकल कन्वर्जन थेरेपी के लिए स्पीड से सुनना, रिवीजन एक बार शॉर्ट में रिवीजन करवाऊंगा वापस से। देखो क्या था हमने,
पेशेंट को तैयार किया, प्री मेडिकेशन कर दिया, ब्रेविटाल लगा दिया आईवी, सक्सेनाइल कोलिन लगा दिया आईवी, एट्रोपिन सल्फेट लगा दिया आईएम, लगा दिए तीनों इंजेक्शन। इसको बाद में लगाएंगे थेरेपी के बाद। तीनों इंजेक्शन लगा दिए, पेशेंट तैयार होता जा रहा है। देन उसके बाद में एयरवे लगा दिया, एयरवे भी लगा दिया साहब, लगा दिया। फेस मास्क जोड़ दिया, फेस मास्क के साथ बैग है, रबड़ बैग, वेपोराइजर है, इसमें इंडोक्लोन भरा है, बैग में ऑक्सीजन भरा है, नोज और माउथ कवर होना चाहिए। हो गया तैयार सिस्टम। जैसे ही कंप्रेस करना शुरू किया बैग को, इंडोक्लोन डिलीवर होना शुरू हो गया। जैसे इंडोक्लोन डिलीवर होना शुरू होगा, आपको एक्सपेक्टेड क्या चाहिए रिजल्ट, कि कन्वर्जन आना चाहिए। अब कन्वर्जन आते हैं तो 3 फेज में आते हैं। सबसे पहला फेज होता है मसल्स में जर्किंग फेज, जिसमें मसल्स ऐंठ जाते हैं, जर्क हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। देन उसके बाद टॉनिक फेज, तो टोनिसिटी बढ़ने लगेगी, टोनिसिटी, मसल टोन बढ़ गया, मसल टोन एकदम तैयार होगा। जैसे बॉडी ऐसे करते हो ना आप, तो ऐसे, मेरी तो है नहीं मसल तो नॉर्मल है, देखो कोई ज्यादा खास मसल्स नहीं है ये। अब तुम्हारे तो तुम लोग तो जिम विम करते हो, अब हमें कहाँ जिम विम के टाइम है यार। हम तो पढ़ाने से फुर्सत मिलेगी तो जाएंगे ना जिम विम पे। हम तो जनरल ऐसे योगा मेडिटेशन करते हैं ताकि अंदर से तंदुरुस्ती रहती है, ताकत रहती है, ऐसे करके अंदर से फिटनेस। मसल की फिटनेस नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए अंदर की पावर, अंदर से फिटनेस, दिमाग की फिटनेस, वो सब हम करते हैं सुबह जल्दी उठ करके, ठीक है। तो हमने कहा कि मसल टोन बढ़ेगा, एकदम मसल के अंदर टाइटनेस आ जाएगी। टाइटनेस आते ही इस टाइटनेस वाली फेज को पहचान जाना कि साहब ये क्या है, ये है टॉनिक फेज। क्या है दोस्त, टॉनिक फेज। और जैसे ही टाइटनेस होगी, टाइटनेस के बाद ही फिर मसल्स में क्या होने लग जाएगा, ये शुरुआत हो गई है कन्वर्जन फेज की। किसकी, कन्वर्जन फेज की शुरुआत हो गई है। तो तीनों फेज क्लियर हो गई होगी। तो कन्वर्जन फेज आ गए। अब कन्वर्जन यूजुअली जो इंडोक्लोन से पैदा होते हैं उनका ड्यूरेशन कितना होता है, ये भी एक सवाल बनता है। तो जवाब में आएगा 30 से 90 सेकेंड। आ गया समझ में बात। चलो आगे बढ़ रहा हूं। ऑब्जर्व फॉर द रेस्पिरेटरी रिकवरी विच जनरली अकर्स इन द 10 to 15 सेकेंड। अब देख लीजिएगा आप, इसके बाद भी रेस्पिरेटरी रिकवर हुआ या नहीं हुआ, जो कि यूजुअली, तो अगर क्वेश्चन करता हूं कि यूजुअली रेस्पिरेटरी रिकवर्ड विद इन आफ्टर सीसीटी, सीसीटी के बाद रेस्पिरेटरी रिकवरी कितने समय में हो जाती है, तो 10 से 15 सेकेंड में, आफ्टर द एंड ऑफ द क्लोनिक फेज, बेस्ड ऑन द डोज ऑफ इंडोक्लोन। In the schizophrenia patient, multiple seizure of the greater intensity with higher dose may be required. दो साइजोफ्रेनिक जब पेशेंट होते हैं, साइजोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर मल्टीपल इंडोक्लोन डोज यूज करते हैं और मल्टीपल टाइम सीजर को प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना, बोलो भाई, क्लियर है बात। Smaller dose produce the mild convulsion, sometime indicated by twitching of the eyelids. तो ये था प्रोसीजर जिससे कि हमने संभवतः कन्वर्जन पैदा किए केमिकल कन्वर्जन थेरेपी के द्वारा। बात समझ में आ गई होगी, आई होप आप सबको। बोलो भाई, अरे भाई बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर। क्या सही, सही क्या है गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं आप। जब सूझता नहीं भी रहो तो सरल बनाते हैं आप। थैंक यू सो मच पवन शर्मा, धन्यवाद तेरा। आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट, अब आती है बात कि सीसीटी के बाद आफ्टर केयर। रिटर्न ऑफ द पेशेंट टू हिज रूम एज सुन एज ही स्टार्ट ब्रीदिंग नॉर्मली। जैसे ही पेशेंट नॉर्मल सांस लेने लग जाए, आप उसको कहां पर भेज दीजिएगा, ज्यादा समय तक यहां ना रखें सीसीटी रूम के अंदर, आप उसको भेज दीजिएगा उसके ही रूम में। कहां पर, हिज रूम। अंडरस्टैंड, कब, यह डिसीजन कब लिया जाएगा, देन पेशेंट इज स्टार्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। पेशेंट विल वेक अप इन द 2 to 15 मिनट। नॉर्मली पेशेंट 2 से 15 मिनट में थेरेपी के बाद तैयार हो जाता है, वैक हो जाता है, वैकअप हो जाता है, खड़ा हो जाता है नॉर्मली, विदाउट फियर एज इट फ्रॉम प्लीजेंट ड्रीम्स। जैसे कि, अरे पेशेंट जब नींद से उठेगा ना सीसीटी के बाद में, तो कैसे उठता है सीसीटी वाला क्लाइंट, मैं बताता हूं रियल पेशेंट कैसे क्या करता है। सो रहा है पेशेंट अभी, सीसीटी तैयार पूरा हो गया प्रोसीजर, 2 से 15 मिनट के अंदर अंदर नॉर्मल सांस लेने लग जाएगा।
हमें समझ में आ गया कि सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब देखना, जब पेशेंट एकदम जागेगा ना तो उसका रेस्पॉन्स क्या होगा। क्या हो रहा है भाई, ये पेशेंट के चेहरे पर बढ़िया स्माइल होगी, अच्छा प्लीजेंट उसका अनुभव होगा, आपको ऐसा लगेगा और पेशेंट को ऐसा फील होगा जैसे कि उसने एक सुंदर सा सपना देखा है, इस तरह की फीलिंग उसके अंदर होती है। तो ये जिसमें कोई डर नहीं होगा, कोई फियर नहीं होगा, इस तरह का पेशेंट का रेस्पॉन्स है। ऐसा होते ही उसकी पत्नी आएगी और पत्नी बढ़िया सा हलवा बना के लाएगी उसके लिए। क्या बना के लाएगी घर से? हलवा बना के लाएगी और लाते ही ये लो जी, क्या बोलेगी, लो जी आपके लिए ये मेरे सुंदर हाथों से बनाया हुआ हलवा, खाओ आप। खुश हो जाएगा पेशेंट, मस्त हो जाएगा पेशेंट, पत्नी का प्रेम पा करके और पेशेंट खुश हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, आधी बीमारी तो उसकी वैसे ही खत्म हो जाएगी मोहब्बत से। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, अगर प्रेम से हम सब रहे ना एक साथ मिलकर के, जैसे आप लोग हो, आप और हम सब एक साथ रहना, तो अपने आप ही सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसको बाद ही उसको खाना ऑफर कर दो, विद इन हाफ आवर ऑफ द वैकिंग, आधे घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को खाना दे दिया जाता है। कब? सीसीटी के बाद। अरे भाई बोलो। एडवांटेज देखो इंडोक्लोन यूज करने के, पोस्ट सीजर कंफ्यूजन, जो कि इलेक्ट्रो कन्वर्जन ईसीटी में होता था, इसमें नहीं होता है। विड्रॉल, वहां पर विड्रॉल हो जाता था, या नहीं होता है। मेमोरी इंपेयरमेंट, वहां बहुत बड़ी समस्या है ईसीटी के अंदर, यहां पर नहीं है, बहुत रेयरली ये सब होता है। तो भाई अगर मैं कहूं कि सीसीटी ईसीटी की तुलना में ज्यादा सेफ क्यों है, तो आप कहेंगे, मुझे जवाब दोगे एग्जाम, मुझे तो क्या एग्जामिनर को जवाब देना, पूछ ले तो कहे ईसीटी सीसीटी में से सेफ कौन है। भाई सीसीटी भी पूरा सेफ है, तो सीसीटी सेफ है, कैसे सेफ है, हिसाब इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, सीसीटी के बाद, सीजर के बाद विड्रॉल भी नहीं आते, मेमोरी इंपेयरमेंट भी नहीं होता है। प्रोड्यूस सॉफ्ट कन्वर्जन, सॉफ्ट कन्वर्जन होते हैं, हार्ड कन्वर्जन नहीं होते हैं। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी सच एज द अपनिया ड्यूरिंग द प्रोसीजर आर रेयर, अपनिया जैसा कुछ नहीं होता है। एज द क्लाइंट रिसीव ऑक्सीजन मिक्स विद द इंडोक्लोन, क्लाइंट आर ऑफन चीयरफुल, क्लाइंट बढ़िया खुश होता है भाई, चीयरफुल होता है, मैंने अभी बताया था आपको। देन समटाइम यूफोरिक, कुछ समय कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे वो सपना देखा उसने, यूफोरिक, यूफोरिया जानते हो ना आप, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस। शो अ ग्रेट डील ऑफ द अफेक्ट फॉलोइंग द थेरेपी, क्लियर हो गई बात। क्लाइंट कैन रिज्यूम द नॉर्मल एक्टिविटी, 30 मिनट के अंदर अंदर अपनी नॉर्मल दिनचर्या वो शुरू कर देता है। बेटर एक्सेप्टेंस और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, इस थेरेपी के प्रति एक तो एक्सेप्टेंस अच्छा है इसका, फैमिली मेंबर्स ऐसा नहीं सोचते कि चोट लगेगा, कुछ नहीं लगेगा ऐसा, अंडरस्टैंड, एक्सेप्टेंस अच्छा है। देन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होता है इसके प्रति, यानी कि एक अच्छा एटीट्यूड जिसको हम कहते हैं कि एक्सेप्टेंस वाला एटीट्यूड, सूझबूझ वाला एटीट्यूड, तो वो होता है। आर एग्जिबिटेड बाय बोथ द क्लाइंट एंड द स्टाफ, clients show the improved motivation, initiate the cooperation, positive interpersonal relationship। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं दोस्त एंडोक्लोन के, ये जान लीजिएगा अंत में, बिकॉज दे आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो रेस्टलेसनेस होगा, मॉर्निंग एंड स्क्रीमिंग व्हेन दे वेक अप, जब वो पेशेंट उठेगा, तो पेशेंट उठेगा तो मॉर्निंग करता हुआ उठेगा, यानी कि होठ जीभ हिला रहा होगा, मुंह हिला रहा होगा, मॉर्निंग टाइप से, जैसे ऐसे मुंह चला रहा होगा, जैसे बकरी या बिल्ली करती है ना, इस तरह के मॉर्निंग वो कर रहा होगा। रेस्टलेसनेस होगा, लेकिन इससे कोई तकलीफ नहीं है पेशेंट को, हमें क्या दिक्कत हुई, कुछ भी करे वो, मॉर्निंग करे या स्क्रीमिंग करे, क्या तकलीफ आ रही है तुम्हें, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना पेशेंट को, कम से कम बढ़िया तो है ना। चलो ठीक है। पोस्ट कन्वर्जन हेडेक होता है ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन कुछ टाइम के लिए होता है, पेशेंट बोलेगा मुझे सिर दुख रहा है, ठीक है भाई सही हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए दुख रहा है, ओके। देन माइल्ड एनाल्जेसिक ऑफ रिलीफ, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कुछ माइल्ड एनाल्जेसिक भी यूज कर सकते हो, अगर आप दो तो पेशेंट को हेडेक के लिए दे देना, नहीं दे तो अगर पेशेंट आपका बढ़िया तंदुरुस्त है तो इतना से हेडेक वगैरह से कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो मुझे बता दे भाई, ओ मेरे बब्बर से नर्सिंग ऑफिसर,
अरे सुन रहा है क्या? अरे भाई सुन रहा है क्या? सुन रहा है ना तू? सुन रहा है ना तू? पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ, सुन रहा है ना तू मेरे अर्जुन, ओ मेरे बुगली के अर्जुन, सुन रहा है ना तू, गा रहा हूँ मैं। तो दो प्रश्न, दो याद रखना, दो चीजें। इंडोक्लोन के साइड इफेक्ट में पहला साइड इफेक्ट क्या होता है भाई? इंडोक्लोन की वजह से पहला साइड इफेक्ट क्या होता है भाई? बोलो। रेस्टलेसनेस होता है, मॉर्निंग करता है पेशेंट। अरे मॉर्निंग के साथ स्क्रीमिंग मॉर्निंग टाइप से करता है, समझ गए ना? अरे गज्जू, बात करता है यार। पेशेंट कह रहा है मुझे तो सिर दर्द हो रहा है। क्या कहा पेशेंट ने? उठते ही बोला मेरे को तो सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द हो रहा है भाई, ठीक हो जाएगा यार, टेंशन ना ले। तो इंडोक्लोन से क्या होगा? रेस्टलेसनेस होगा, सिर दर्द होगा, स्क्रीमिंग होगा, मॉर्निंग करेगा, ये सब करेगा। इससे कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन थेरेपी तो बढ़िया है। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैंने आप सबको तो वुगली के साथ पढ़ने के लिए, वुगली के साथ जुड़ने के लिए और